हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है 2 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला के 48वें संस्करण का समापन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के किन नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी चरकुला और कथक नृत्यों को जो है उत्तर प्रदेश की ओर से प्रस्तुति दी गई थी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको फरवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च को भारतीय वायुसेना किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित करेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है। तो 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की जो मेजबानी करेगा वो करेगा वियतनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में अरबपतियों की आबादी की सबसे अधिक संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो भारत जो है द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार तीसरे स्थान पर है, यानी अरबपतियों की संख्या जो है भारत में तीसरे नंबर पर है सबसे ज्यादा। और पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका, और दूसरे नंबर पर है चाइना। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रूस पर। अगला क्वेश्चन है लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं मिथिलेश तिवारी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रकाशित हुई द मिलेनियल योगी नामक पुस्तक किसने लिखी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दीपम चटर्जी ने। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक कहां आयोजित की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के आगरा में। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह MCG की 19वीं बैठक जो है वो 1 और 2 मार्च को 2022 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आयोजित की गई। भारत की ओर से चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल BR कृष्णा और अमेरिका की ओर से US इंडो पैसिफिक कमान के डिप्टी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्क्लेंका ने इस बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच हुई चर्चा रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित थी। इसके अलावा मौजूदा सहयोग प्रणाली के दायरे में नई पहलों को शामिल करने पर भी विचार किया गया। तो दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की 19वीं जो बैठक है वो कहां पर आयोजित की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में ये आयोजित की गई थी। ये जो बैठक है ये कब हुई, तो 1 और 2 मार्च को ये बैठक हुई। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत की ओर से इस बैठक में किसने हिस्सा लिया, यानी किसने इसकी अध्यक्षता की है भारत की ओर से। तो
एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा ने भारत की ओर से अध्यक्षता की। वहीं अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका की ओर से स्टीफन डी स्क्लेंका ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11.71 लाख दिए जलाकर किस राज्य में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन ने 10 मिनट में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव ज्योति अपरणम महोत्सव के हिस्से के रूप में दिए जलाए गए। इसके साथ उन्होंने 3 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए 9.41 लाख दियों को जलाने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश है वहां पर उज्जैन में 10 मिनट में 11,71,000 मिट्टी के दिए जलाकर के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कितने दियों का? तो 11.71 लाख। अब दोस्तों ये जो रिकॉर्ड है ये जो मध्य प्रदेश में बनाया गया है उज्जैन में, तो इसने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इससे पहले जो है सबसे अधिक दिए जलाने का रिकॉर्ड था उत्तर प्रदेश में, जो कि 3 नवंबर 2021 को बनाया गया था अयोध्या में, जहां पर 9,41,000 दिए जलाए गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है, और ये रिकॉर्ड जो है किसने तोड़ा? तो मध्य प्रदेश में ये रिकॉर्ड टूटा है, और उज्जैन में जो है 11.71 लाख दिए जलाए गए हैं। ये जो कार्यक्रम है ये जीरो वेस्ट कार्यक्रम था। मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो दिए जलाए गए हैं तो इसमें कोई भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं हुई है, क्योंकि जो दियों की मिट्टी है इसका उपयोग मूर्तियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा, जबकि दियों में जो बचा हुआ तेल है उसका इस्तेमाल जो है वो गौशालाओं में किया जाएगा। आई कार्ड के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो सार्वजनिक उद्यानों के लिए कुर्सियां और अन्य सामान बनाने के लिए किया जाएगा। यानी ये जो कार्यक्रम था ये जीरो वेस्ट कार्यक्रम था, यहाँ पर कोई भी चीज जो है वो वेस्ट नहीं हुई है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सबसे अधिक दियों को जलाने का, 11,71,000। अब दोस्तों यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश में गवर्नर कौन है? तो मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 29 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है, और 11 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित जो है राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है? तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा पेंच राष्ट्रीय उद्यान और डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रुड़की की तरफ से। आईआईटी रुड़की की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अनुसंधान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार गंगा पुनरुद्धार के संबंध में किए गए वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैधानिक और आर्थिक प्रकृति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। राजीव रंजन मिश्रा आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सफल होने के साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच के अधिकारी भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो राजीव रंजन मिश्रा हैं जो कि आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियर में ये सफल हुए, यानी इन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल के क्षेत्र में इंजीनियरिंग किया, तो इन्हें जो है आईआईटी रुड़की की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो अवार्ड है वो दिया गया है, गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 120वें स्थान पर। सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट
2021 या सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत जो है वो 120वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में देशों को 100 में से अंक के आधार पर स्थान दिया गया। भारत का जो स्कोर है वो 60.07 रहा। पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। सूचकांक 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की कुल प्रगति को मापता है। सूचकांक में फिनलैंड जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा। इन 17 सतत विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2015 में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के एक भाग के रूप में अपनाया गया था। यानी दोस्तों ये जो रिपोर्ट है, ये जो सूचकांक है, ये 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देश की प्रगति को मापता है। अब यहां पर जो 17 जो लक्ष्य हैं, विकास लक्ष्य हैं, तो ये 17 विकास लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सितंबर 2015 में जो 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाए गए थे वो कौन कौन से थे? तो पहला तो लक्ष्य ये है कि कोई गरीबी नहीं, दूसरा लक्ष्य है शून्य भूख, तीसरा लक्ष्य है अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, छठवां है स्वच्छ जल और स्वच्छता, सातवां है वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास, नवा लक्ष्य है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा, और 10वां लक्ष्य है असमानता कम करना, और 11वां लक्ष्य है सतत शहर और समुदाय, और 12वां लक्ष्य है जिम्मेदार खपत और उत्पादन, 13वां है जलवायु कार्यवाही, 14वां है जल के नीचे जीवन, 15वां है भूमि पर जीवन, 16वां है शांति और न्याय मजबूत संस्थाएं, और 17वां है लक्ष्य हासिल करने के लिए साझेदारी। ये वो 17 विकास लक्ष्य हैं जिनको प्राप्त करने की दिशा में देश जो है प्रगति करते हैं, और इसी के आधार पर ये सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। तो 2021 का ये सूचकांक जारी किया गया। इसमें जो भारत है वो 120वें स्थान पर रहा, और पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड इसमें पहले स्थान पर है। तो ये दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू की है? तो ये जो परियोजना है ये शुरू की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। महिला और बाल विकास मंत्रालय और NIMHANS बेंगलुरु ने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के साथ बुधवार को स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू की है। यह परियोजना उन महिलाओं से निपटने के लिए उपकरण और प्रक्रियाओं के संदर्भ में OSC यानी वन स्टॉप सेंटर अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो वन स्टॉप सेंटरों में आती हैं। विशेष रूप से वे जिन्होंने करुणा और देखभाल के साथ हिंसा और संकट का अनुभव किया है। तो यहाँ से आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि ये जो परियोजना है स्त्री मनोरक्ष परियोजना, इसे किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो इसी तरह से बनता है कि ये कोई योजना होगी वो किस मंत्रालय ने शुरू की है, क्योंकि अभी जो पैट का एग्जाम हुआ था उसमें भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि स्त्री मनोरक्ष परियोजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक लेखक जयप्रकाश चौकसे का कितनी वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 82 वर्ष की उम्र में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक लेखक जयप्रकाश चौकसे। फिल्म समीक्षक लेखक जयप्रकाश चौकसे का 82 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उन्होंने शायद 1979 में, दोस्तों ये इनकी फिल्में हैं जिसमें इन्होंने पटकथा और संवाद लिखे हैं। तो कौन कौन सी फिल्मों में? शायद जो कि 1979 में आई थी, इसके अलावा कत्ल 1986 और बॉडीगार्ड 2011 सहित कई फिल्मों के लिए इन्होंने पटकथा और संवाद लिखे हैं, और टेलीविजन धारावाहिकों के लिए लेखन में भी शामिल थे। तो ये एक प्रसिद्ध फिल्म समीक्षक हैं, लेखक भी हैं, जयप्रकाश चौकसे। तो इनका जो है अभी हृदय गति रुकने से निधन हो गया है 82 वर्ष की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 मार्च को। भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या होता है? तो दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था,
और इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना भी की गई थी। तो इसी वजह से ये जो दिवस है इसे नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाने लगा। सुरक्षा दिवस 2022 की थीम क्या रही? तो सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करें, ये 2022 के सुरक्षा दिवस की थीम रही। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय स्टेट बैंक ने रूस के यूक्रेन में हमले को लेकर पश्चिम देशों द्वारा प्रतिबंधित रूस की संस्थाओं के साथ लेन देन बंद कर दिया है। यानी दोस्तों अभी जो है अमेरिका और इसके अलावा जो यूएन था, सॉरी ईयू, यूरोपीय यूनियन, तो इसके द्वारा जो है रूस की कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया था लेन देन को लेकर के, और स्विफ्ट पेमेंट जो सिस्टम है उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो जिन बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है पश्चिमी देशों से, तो उन बैंकों पर जो है भारतीय स्टेट बैंक ने भी प्रतिबंध लगाया है, यानी लेन देन बंद कर दिया है जो भारतीय स्टेट बैंक है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में एसबीआई ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। एसबीआई रूस के मॉस्को में कॉमर्शियल इंडो बैंक नाम से संयुक्त उद्यम संचालित करता है। इसमें केनरा बैंक 40% हिस्सेदारी के साथ अन्य भागीदार है। रूस भारत के बड़े व्यापार साझेदारी में से एक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो रूस की प्रतिबंधित बैंकें हैं, जो यूक्रेन में हमला किया जा रहा है रूस की ओर से, और यूक्रेन में जो युद्ध है, तो इस दौरान जो है पश्चिमी देशों ने रूस की कई बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है लेन देन को लेकर के। तो उन्हीं में से जो भारतीय स्टेट बैंक है इसने भी लेन देन बंद कर दिया है रूस की बैंकों से। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई कराई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6,800 करोड़ रुपए। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जारी रिपोर्ट में कहा गया कि यूट्यूब क्रिएटर्स जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने जो है वीडियो बना करके 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6,800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। खास बात है कि यूट्यूबर्स ने 6,83,900 फुल टाइम नौकरियों के बराबर भी जीडीपी को मजबूत किया है। 92% छोटे एवं मध्यम उद्यमियों का कहना है कि यूट्यूब की सहायता से उन्हें दुनिया भर में नए लोगों तक पहुंचने में मदद मिली है। दोस्तों अभी क्या है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और उसमें यह बताया गया कि यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं इन्होंने वीडियो बना करके, यानी यूट्यूब पर जो वीडियो बनाते हैं उन्होंने वीडियो बना करके 2020 के ये आंकड़े हैं, 2020 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें 6,800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। दोस्तों ये जो रुपए हैं 6,800 करोड़ रुपए, ये जो है अगर सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो 6,83,900 फुल टाइम नौकरियों के बराबर जो है जीडीपी को मजबूत किया है इन यूट्यूब क्रिएटर्स ने। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उन्होंने 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने करोड़ रुपए का योगदान किया है, तो 6,800 करोड़ रुपए का योगदान यूट्यूबर्स की ओर से इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए? तो ये बन गए हैं विराट कोहली, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। विराट कोहली 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सहवाग सहित 11 भारतीय खिलाड़ी यह कारनामा कर चुके हैं। हालांकि सबसे ज्यादा 200 टेस्ट खेलने का जो रिकॉर्ड है वो केवल सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। वहीं 164 टेस्ट खेलने वाले राहुल द्रविड़ इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं। तो दोस्तों अभी जो विराट कोहली हैं ये 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो सचिन तेंदुलकर का नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट खेलने का जो रिकॉर्ड है वो केवल सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। तो दोस्तों ये थे 5 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का ऑडियो रिवीजन करना है तो इसके लिए आप खबरी ऐप पर जुड़ सकते हैं। खबरी ऐप पर आपको कैसे जुड़ना है,
तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ पर आपको खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। खबरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है ऑडियो रिवीजन करके, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप खबरी एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको यूपी एग्जाम क्विज़र जो चैनल है वो शो होने लगेगा और वहां पर एक फॉलो का बटन होगा जिसको आपको फॉलो कर लेना है। और उसके बाद से हम जो भी ऑडियो उस पर अपलोड करेंगे तो वो सारी ऑडियो आप तक पहुंचने लगेंगी और आप जो है आसानी से जो डेली करंट अफेयर का ऑडियो है उसे 3 से 4 मिनट में रिवीजन कर सकेंगे। तो दोस्तों सभी लोग खबरी एप्लीकेशन पर जरूर जुड़े। तो ये रहा कल का क्वेश्चन। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, तमिलनाडु। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में लक्ष्मण सिंह ने 12 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा पास करके एक रिकॉर्ड बनाया। लक्ष्मण सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? ऑप्शन नंबर ए है चित्रकूट, बी है मुजफ्फरनगर, सी है बांदा और डी है लखनऊ। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।